करीब 8-10 साल पहले मेरा एक बार मुंबई जाना हुआ और किसी काम से मुझे कफ परेड के एरिया में जाना था जहां मुकेश अंबानी साहब का घर है। और वहां पे क्या हुआ, बाय चांस मुझे एक आदमी मिला जो कि वहां उनके घर के सामने खड़े होके और ऊट पटांग गालियां दे रहा था मुकेश अंबानी साहब को। अब मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया, तो वो फिर भी ऊट पटांग आर्ग्यूमेंट देने में लगा हुआ, ये क्या बड़ा आदमी है और ये है और वो है। तो यही हालत हमारे पाकिस्तानियों की है। मतलब इनके पास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि किसी भिखारी को अगर कभी 3,000 रुपए आप दे दें तो फिर आप देखिए वो किस तरह से अपनी औकात भूल जाता है। तो पहला जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें जब ये 266 रन इंडिया ने बनाए थे और बाद में मैच नहीं हो पाया, पूरे पाकिस्तान में ये हो गया और इन्होंने तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया कि भारत डर गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैंने उस मैच के बाद भी जो वीडियो किया था उसमें आपसे ये कहा था कि ये 266 रन में पाकिस्तान के 16 विकेट गिर जाएंगे। और कल क्या हुआ, जब इंडिया ने 356 रन बनाए, पाकिस्तान ने कितने रन बनाए? 128। मतलब प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि वनडे मैच में इनको फॉलो ऑन हो गया है। टेस्ट मैच में भी 200 रन के डिफरेंस के ऊपर आपको फॉलो ऑन होता है। ये तो वनडे मैच में ये हो गया। ये कल के मैच में अगर ये दूसरी पारी भी ले लेते ना तो भी इनके शायद 13 विकेट और गिर जाते। तो ये तो इनकी हालत है। लेकिन ये औकात किस तरह से भूलते हैं? जब आपकी दबी ढकी छुपी रह गई पहले मैच में, उसके बाद ये सारे औकात से बाहर हो गए और पूरे पाकिस्तान में सारे लोग चिल्ला रहे। उधर वो चर्सी शोएब अख्तर, वो रेडिकल टेररिस्ट, वो ये कह रहे हैं कितने आदमी थे। अरे कितने आदमी थे का मतलब उससे उसकी मुराद ये थी कि शाहीन और नसीम और हारिस, ये 3 लोगों ने इंडिया के 10 विकेट ले लिए। तो लेकिन जब तक पूरा मैच नहीं हुआ तब तक तुम अपनी हैसियत से बढ़ के बात करने लग गए। कल के मैच में जब पूरा मैच हो गया तब तुमको पता चला कि क्या है औकात। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकती है। ये देश इस लायक है नहीं कि इनको क्रिकेट ग्राउंड में घुसने भी दिया जाए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडिया से बराबरी तो हर चीज में करना चाहते हैं, लेकिन ये है, इनको भी मालूम है कि ये है किसी लायक नहीं। अब कल के मैच के बाद वो शोएब अख्तर से कोई पूछे कि कितने आदमी थे इंडिया की तरफ से, लेकिन क्या है, ये सब बातों में हम लोगों का दिमाग चलता नहीं है। और खासतौर पे इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन क्रिकेट टीम, ये लोग तो ये सब बातें करते ही नहीं है, ये करके दिखा देते हैं। तो जब हमें करना होता है हम चुपचाप घुस के जाके और इनकी ऐसी तैसी फेर के आ जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके, और मैदान पे हम इनकी बैंड बजा के रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, हम जैसे छोटे लोग जो हैं, हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? तो इसलिए हमको तो बोलना बनता है ना, तो हमारे बोलने का तो बुरा लगना भी नहीं चाहिए किसी को। और खासतौर पे मैंने ये देखा है कि कुछ इंडियंस ही हमारे ऐसे हैं जो कि उनको बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं, पाकिस्तान के लिए ऐसा मत बोलो और वैसा मत बोलो, और हम लोगों को क्रिकेट को ये प्रमोट करना चाहिए। वहां उधर वो कमेंट्री में वसीम अकरम तो नहीं, लेकिन वो दूसरा, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट है, वो वकार यूनिस। आपको मालूम नहीं है, जब उसने पिछले मैच में जब इंडिया के अगेंस्ट वो उसने नमाज पढ़ी थी मैदान पे, रिजवान अहमद ने, तो कह रहा था कि मैं बड़ा खुश हूं कि वो रिजवान ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। तुम इस तरह की बकवास करोगे तो तुम्हारे साथ फिर क्या होगा? वो जो तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन इनको कभी समझ में नहीं आएगा। वकार यूनिस ने कम से कम 10 बार ये बात कही कल के मैच में जब ब्रेक हुआ था कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, और हम लोग का काफी ये जो वंचित रह जाते हैं इन मैचेस से, और इनमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है। अरे हमको नहीं चाहिए ये एक्साइटमेंट यार। हम तो जब तुम मिलोगे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, हम तब तुमको धोके और बराबर कर देंगे हिसाब, और उसके बाद तुम अगले 4 साल तक इंतजार करते रहना। क्यों चाहिए हमें पाकिस्तान के साथ मैच? और इनका देखिए, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इनका इंडिया के साथ क्रिकेट बायलैटरल खेलने का सीधा सीधा फंडा ये है कि इनको चाहिए पैसे। अगर ये पैसे नहीं मिलेंगे इनको तो इनकी तो वैसे ही इकोनॉमी खराब है, और इंडिया के साथ जो भी मैच होते हैं उसमें इनका पूरा साल भर का खर्चा निकल आता है। सारे लोग अपने अपने पैसे अपने जेब में डालते हैं, और उसके बाद बस बाकी लोग तो आटे की लाइन में वैसे भी लगे हुए हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान के साथ। इनको जब मिले, इनको लात मारो पिछवाड़े पे
और बस इनको साइड में करो, इनके साथ कोई रिलेशंस रखने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि जय शाह ने इस पूरे टूर्नामेंट को चौपट कर दिया। मुझे आज कोई एक बात ये बता दे कि ये टूर्नामेंट अगर इस टाइम पे नहीं होता और श्रीलंका में नहीं होता तो ये और कहां हो सकता था। पाकिस्तान शुरू से ये चाहता था कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने बहुत बहुत तरीके से आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की इंडिया की, कि नहीं अगर तुम नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। इंडिया ने बोल दिया कि तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, तो फिर थूक के चाट के और फिर वापस तैयार हो गए वर्ल्ड कप में आने के लिए। और ये सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो छोड़ दो आप, आधा पाकिस्तान एक टांग के ऊपर तैयार खड़ा है कि हमको भी वीजा मिल जाए तो हमको इंडिया देखने को मिल जाए वर्ल्ड कप के बहाने से। वे ये लोग तो अपने माँ बाप को बेच के आ जाएंगे इंडिया में। ये इनका क्या कैरेक्टर है, इनके साथ क्रिकेट खेलो। अब खैर चलिए कल के मैच के ऊपर आते हैं। शुरुआत में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, परसों जो इंडिया की जो बैटिंग हुई है, गिल और रोहित ने धुआंधार इनकी बैंड बजा के रख दी थी। हालांकि देखिए मुझे तो मतलब इस बात से है पाकिस्तान ने क्या गलती की क्या नहीं की उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एम कोई पाकिस्तान को सजेशंस देना नहीं है, लेकिन मैच जीतने के बाद भी मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमको फिर भी क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए कि हमारी गलतियां कहां हुई, जिसमें कि कोई सामने प्रोफेशनल टीम अगर होती, पढ़ी लिखी टीम होती तो उसका फायदा उठा सकती थी। रोहित शर्मा को फिर भी अभी ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह की गलती उसने बैटिंग में की है इस तरह से बैटिंग नहीं हो सकती है। हाँ, शुभमन गिल और ईशान किशन, अगर इन दोनों में से किसी को भी मौका मिलता है ओपन करने का तो उसका वही तरीका होना चाहिए खेलने का जो शुभमन गिल का था। क्योंकि देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है आगे, कोई भी कभी भी किसी को इंजरी हो सकती है। कल मान लीजिए बदकिस्मती से शुभमन गिल को इंजरी हो जाती है तो या मैं कहता हूं वायरल फीवर भी हो सकता है। ये कौन सी मतलब इंजरी ही होना कोई जरूरी बात थोड़ी है, वायरल फीवर किसी को भी हो जाता है। अगर मान लीजिए वायरल फीवर की वजह से शुभमन गिल को मैच छोड़ना पड़ता है तो ईशान किशन से ओपन कराना चाहिए और उसका भी रोल वही होना चाहिए कि तुझे जाके फोड़ना शुरू करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट टीम। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम है, लेकिन आप ये देखिए कि जब तक आप चढ़ के नहीं खेलेंगे, बॉलर को जब तक डर नहीं होगा, तब तक आप कभी भी अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाएंगे टीम को। रोहित शर्मा को अपना स्टांस सुधारने की जरूरत है। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा स्विंग होगी बॉल, लेकिन हो सकता है कि सेकंड इनिंग्स में कभी बैटिंग आ जाए तो शुरुआत के ओवर्स में बॉल स्विंग होता है इंडिया में भी, और खासतौर पे जिस टाइम पे वर्ल्ड कप होगा उस टाइम बॉल स्विंग होगा इवनिंग में। वहां पे तो आपको यही करना है कि आपको डरा के ही बैटिंग करनी है। बॉलर को हमेशा जब तक ये डर नहीं होगा कि अगर मैंने गंदी बॉल फेंकी तो मेरी धुलाई हो जाएगी, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। बॉलर को चढ़ने का मौका दोगे आप तो वो तो चढ़ता ही चला जाएगा। अब बाकी जो इंडिया के जो केएल राहुल और विराट कोहली ने जो बैटिंग की वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। देखिए सीनियर प्लेयर से हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। आउट होने के लिए देखिए एक ही बॉल लगती है, और आउट होने में भी ये नहीं होता है कि वो बॉल फेंकी किसने है। वो बॉल अच्छी अगर होगी तो फेंकने वाला कोई भी हो बैट्समैन आउट हो ही जाता है। तो इसलिए बॉलर्स का कभी हवा नहीं बनाना चाहिए। बॉलर कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बॉल देख के खेलना है। इस तरह से ये डर डर के खेलने से कोई फायदा नहीं है कि वो शाहीन अफरीदी और ये और वो। अब कल पता चल गया ना, रिकॉर्ड बन गया, 10 ओवर में 79 रन दिए। और मैंने तो कल पहली बार देखा, नॉर्मली मैंने ये देखा है कि बॉलर्स बैट्समैन को चोट पहुंचाते हैं बॉल से, लेकिन कल तो हमारे बैट्समैन ने 2 बॉलर्स को चोट पहुंचा दी। नसीम शाह और हारिस रऊफ, कुछ भी कहिए, वो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की वजह से ही उसको साइड स्ट्रेन हुआ है ना। तो ये हमारे बल्लेबाजों की कमाल किया हुआ है। विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत ही सेंसिबली बैटिंग की, और एक बार जब वो सेट हो गए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आउट नहीं हुए। और ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है, एक सेट बैट्समैन जिस तरह से उन्होंने अपना रोल चेंज किया। जब शुरुआत में केएल राहुल ने अटैकिंग मोड में आके शुरुआत की तो विराट कोहली ने सेकंड फिडल खेलना शुरू कर दिया। वो स्ट्राइक रोटेट करता रहा, वो राहुल को अपना स्ट्राइक देता रहा, और मुझे तभी समझ में आ गया था कि विराट कोहली को अब ये है कि मुझे पूरे 50 ओवर खेल के जाना है। और केएल राहुल ने स्ट्राइक ली। केएल राहुल ने जो शादाब खान को जो एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है, इतना बढ़िया शॉट मैंने कभी नहीं देखा। देखिए केएल राहुल के हम क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन केएल राहुल का क्रिटिसिज्म होता है उसकी अप्रोच के ऊपर जब वो ओपनिंग करने आता है। तो ये जो डर उसके चेहरे पे दिखता है, वो डर
एक्चुअली सामने वाली टीम के कप्तान और बॉलर समझ जाते हैं। ये क्रिकेट या कोई भी गेम काफी साइकोलॉजिकल होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता कभी नहीं चलना चाहिए कि आप डरे हुए हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब आप डरे हुए होते हो तो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तब वो भी सामने वाले को दिखाई देता है। विवियन रिचर्ड्स का एक फेमस कोट मुझे याद है, जब वो ये कहता था कि व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट यू लुक कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी है। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज है जो विवियन रिचर्ड्स हमेशा किया करता था। उसको अगर आपने बैटिंग करते हुए देखा हो, मैंने तो उसको लाइव बैटिंग करते हुए देखा है, उसके बहुत सारे मैचेस मैंने देखे हैं। वो हमेशा अपने मुंह में एक च्युइंगम डाल के रखता था, और वो च्युइंगम को बुरी तरह से चबा चबा के वो खाया करता था बैटिंग करते हुए। उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट की एक रिसर्च है ये, कि जब आप दांत पीसते हैं ना तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये मुझे नहीं पता कि किसी ये साइकोलॉजिस्ट ने इंडियन टीम को बताई है या नहीं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर आप देखिए, आप खुद ही सोचिए, आप दांत पीसिए तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप जब कभी आपको गुस्सा आता है तो आप दांत पीस के बात करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा होना जरूरी है, तो उसके लिए च्युइंगम चबाई जाती है। ये मुझे नहीं पता कि किसी को मालूम है या नहीं मालूम है ये बात, बट इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। तो ये बड़ी मजेदार बात है, और मुझे लगता है कि ये केएल राहुल को थोड़ा च्युइंगम का पैकेट भिजवा देना चाहिए कि जरा दांत पीस के पिटाई करो। और ओपनिंग में तो इन लोगों को यही करना चाहिए। बॉलर को तो डर के मारे बॉलर को वो होना चाहिए कि मैं तो अब बॉलिंग किसी तरह से बच जाए मुझसे। वो हारिस रऊफ जिस तरह से भाग गया, नसीम शाह भाग गया, और वो तो बहुत अच्छा हुआ, मोहम्मद नवाज को तो खिलाया ही नहीं। वो तो बहुत खुश हो रहा होगा कि अच्छा हुआ मुझे टीम में नहीं लिया, नहीं तो कल पता नहीं उसका तो सैकड़ा ही पड़ जाता 10 ओवर में। तो राहुल और विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और ये बहुत अच्छे साइंस हैं कि ये लोग फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन देखिए, मैं नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब छोटे मैचेस हैं। वर्ल्ड कप में मौके पे आपको सारी इंटेलिजेंस दिखानी है, सारी मैच्योरिटी दिखानी है, और ये हम बहुत खुश होंगे। विराट कोहली की मुझे वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी नहीं चाहिए, लेकिन उसके मुझे वो 35 रन चाहिए जिससे इंडिया जीते। मुझे किसी की सेंचुरी से कोई मतलब नहीं है, किसी के पर्सनल रिकॉर्ड से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप वो 82 रन की पारी अगर याद करें जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने बनाई, अल्टीमेटली हमको फायदा क्या हुआ? हम मैच तो सिर्फ पाकिस्तान से ही जीते ना, वर्ल्ड कप में तो हम हार गए। तो जहां मैटर करता है सेमीफाइनल में, वहां तो विराट कोहली ने रन नहीं बनाए ना। तो अब मैं देखना चाहता हूं जिस तरह से वो लखनऊ के अगेंस्ट रन बना के छाती ठोकता है, वैसे मैं चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में करे या सेमीफाइनल में करे। क्योंकि देखिए, विराट कोहली अकेले ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, बाकी भी 10 प्लेयर्स और हैं, उनको भी करना है। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, जिस तरह से इंडिया ने धुलाई की, उसके बाद तो मॉरली इस कदर पाकिस्तानी डाउन हो गए थे कि उनको तो वो उनकी भी शक्ल से समझ में आ जाता है। खैर, मुझे क्या लेना देना है, मुझे पाकिस्तान को सजेशन कुछ नहीं देना है, वो तो भाड़ में जाए, मेरी बला से वो और गड्ढे में गिर जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को रौंद के रख दिया, और बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बॉलर्स को देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा स्विंग मिलता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा करने की जरूरत होती है कप्तान को कंट्रोल करने के लिए, कि बॉलर्स को जरा कंट्रोल में रखे कि तुमको बड़े मैचेस के लिए तैयारी करनी है। अगर विकेट तुमको ऐसा हेल्पफुल मिल गया है तो तुम टप्पे के ऊपर बॉल डालो, ज्यादा उल्टी सीधी करने की जरूरत नहीं है, और बाउंसर करने की जरूरत ही नहीं है इस मैदान के ऊपर। जबकि हमको पता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन की वीकनेस है बाउंसर्स, ऐसी जगह में करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको हेल्प नहीं मिल रही है विकेट से, वहां आप बाउंसर्स मारो, ये पाकियों के ऊपर। इनको तो आउट करने का बहुत सही तरीका है। और जहां स्विंग होती है बॉल, वहां तो अच्छे अच्छों की पोल खुल जाती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट यही हुआ था ना, जब बॉल स्विंग होती है तो हालत खराब हो जाती है। सभी को हमने देखा, शुभमन गिल की हालत खराब थी, लेकिन उसने सेकंड मैच में भी, हालांकि स्विंग हो रही थी बॉल, लेकिन उसने रेमेडी निकाल ली कि क्रीज के बाहर आके बैटिंग करना है, जो कि रोहित शर्मा ने फिर भी नहीं किया। वो उसको करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद तो खैर उनको तो लपेट के ही रख दिया। बाकी
ये रविंद्र जडेजा ने तो मुंह ही तोड़ दिया सलमान आगा का। अब ये सलमान आगा, ये बेवकूफों को कोई समझाए कि भैया बॉल तो बॉल है, और चाहे वो स्पिनर कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बॉल आती है। तो ये क्यों रिस्क ली जाती है? मुझे तो लगता है कि ये हेलमेट पहनना कंपलसरी कर देना चाहिए। पूरे टाइम बैट्समैन को हेलमेट पहनना ही है। जैसे वो ट्रैफिक में चालान होता है ना, उस तरह से ये चालान वहां पे होना चाहिए कि नहीं, आप अलाउड ही नहीं हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्क है। जिंदगी बर्बाद हो सकती है किसी आदमी की। खुदा ना खास्ता मान लीजिए कभी किसी की नाक पे बॉल लग जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और आदमी के लिए कुछ भी हो सकता है। ये रिस्क कभी भी नहीं लेनी चाहिए। जो बच्चे अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा ड्राइव करते हुए भी हेलमेट पहनो, और क्रिकेट में बैटिंग करते हुए भी हेलमेट पहनना चाहिए। ये तो रिस्क कभी लेना नहीं चाहिए। तो खैर, कुल मिला के तो कुलदीप यादव ने तो बिल्कुल भूस भर के रख दिया, और उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये कुलदीप यादव के साथ चहल भी बहुत जरूरी है। कल के मैच में देखिए, मेरे हिसाब से कमी ये थी कि शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी होना चाहिए था। अब आप क्या सोचते हैं? शार्दुल ठाकुर की ना तो बैटिंग की जरूरत पड़ी ना बॉलिंग की जरूरत पड़ी। अब अगर आपके बैट्समैन ये फिर भी डरते रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो अभी भी 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए, तो फिर तो हमारी बदकिस्मती है ये। आपके 6 बैट्समैन को काम करना है, 6 बैट्समैन। उसके बाद आपके ये देखिए 6 बैट्समैन कौन होते हैं आपके? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या श्रेयस अय्यर, उसके बाद हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, फिर जडेजा आता है। उसके बाद आप 4 बॉलर खिलाइए प्रॉपर। जडेजा के बाद 4 प्रॉपर बॉलर। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। क्यों इनको शार्दुल ठाकुर चाहिए? 2 स्पिनर खिलाओ, 3 फास्ट बॉलर खिलाओ, और उसके बाद छठा बॉलर होना चाहिए आपका ये हार्दिक पांड्या। अगर ये बॉलिंग कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अवेलेबल होना चाहिए और फिट होना चाहिए बॉलिंग करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द पिच कंडीशन आप हार्दिक पांड्या को यूज करिए। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। अभी भी डर के मारे अगर खेलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता ये कब क्या करेंगे। ये टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। देखिए, जीत गए हम, 228 रन से जीत गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बना दिया, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन ये टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आपका एक बढ़िया बेहतरीन बॉलर मोहम्मद शमी अगर बाहर बैठा हुआ है तो आप क्या टीम बना रहे हो? ये ऐसे बाकी अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं चलेगा ये काम। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी और न्यूजीलैंड, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप चहल को किसी तरह अंदर लेके आओ। देखिए, इन लोगों ने बहुत ही श्रूडली ये काम किया है। मैं तो इस बारे में दाद दूंगा मैं बीसीसीआई को। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेन्नई में मैच है, इंग्लैंड के अगेंस्ट लखनऊ में मैच है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अहमदाबाद में मैच कर लिया है। तो दिल्ली में भी एक मैच है इनका अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान की जगह इनको मैच एक्चुअली साउथ अफ्रीका के साथ रखना चाहिए था या न्यूजीलैंड के साथ रखना चाहिए था। हालांकि न्यूजीलैंड स्पिन में भारी पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो रख सकते थे दिल्ली में, क्योंकि वहां पे स्पिन करके ये हरा देते इन टीमों को। तो ये फायदा तो उठाया है बीसीसीआई ने, खासतौर पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, लेकिन फिर भी वहां चहल भी होना चाहिए, और चहल नहीं तो फिर कम से कम मोहम्मद शामी को तो खिलाएं आप टीम में। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मैच तो बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान को मार मार के भुरकस निकाल दिया उनका, और बहुत जो साइकोलॉजिकल डेंट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। आज पूरे पाकिस्तान में उनका झंडा तो बिल्कुल आधा झुका हुआ होगा। हालत खराब हो गई होगी जो ट्रेंड किया था ना इन लोगों ने। ये अब इन लोगों के साथ देखिए, गुस्सा इसी बात पे आता है कि ये लोग औकात बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके बाद मैं कैसे इनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करूं? इनको तो गाली देने के अलावा कुछ मन ही नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर इनका फालतू के ट्वीट करता रहता है, उसको भी कोई काम नहीं है। उधर G20 चल रहा है, इधर ये अपने मैच देखने में लगा हुआ है। तो ये इनकी यही हालत है। ऊपर से उल्टी सीधी बातें इंडिया के अगेंस्ट, और दुनिया भर की बदतमीजी, और इनके सारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स नहीं, आई एम सॉरी, यूट्यूबर तो वो मेरी फीड में कभी कभी आ जाते हैं। मैं देखता हूं कि जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो इनके यूट्यूबर्स के व्यूज इतने धुआंधार होते हैं, वाह। और ये बिल्कुल धड़ल्ले से ये अपनी पाकिस्तानी टीम को गालियां देते हैं। देखिए, इंडियन टीम को क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी टीम को प्रेज करने लगे। हमें पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को अगर मैं प्रेज करूंगा तो मुझे पाकिस्तानी व्यूअर्स देखेंगे।
मुझे कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। वो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा देश भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है, तुम देखो या मत देखो, क्योंकि तुम आओगे तो तुमको गालियां ही देने वाला हूं मैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मैंने ये देखा है कि वो अपनी टीम को खूब गालियां देते हैं और इंडिया की खूब तारीफ करते हैं और धुआंधार बढ़िया लगे रहते हैं। उनके तो कितने, मेरे पास कितने फीड में कल वो आए हैं वीडियोस, धुआंधार गालियां दे रहे हैं और इंडिया की तो बिल्कुल पूजा कर रहे हैं वो तो खैर, अब देखते हैं। आज इंडिया का लगातार दूसरा मैच है श्रीलंका के साथ। ये मैच आसान नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका वाले थोड़ी समझदारी से बॉलिंग करते हैं। उनको खैर एक तो कंट्री उनकी है, उनको पता है विकेट के बारे में, और दूसरी बात उनको अपनी लिमिटेशंस मालूम है, वो लिमिटेशंस में बॉलिंग करते हैं। बैटिंग उनकी ठीक ठाक ही है। अगर इंडिया की बाद में बैटिंग आ गई तो ये श्रीलंका के बॉलर्स भी इनको तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि बॉल काफी ज्यादा स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो इसमें इंडिया को तकलीफ हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया आज के मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट बाद में बैटिंग करे, क्योंकि थोड़ा टफ कंडीशंस आपको देनी चाहिए अपने आप को। अगर टॉस भी जीतते हैं तो पहले श्रीलंका से बैटिंग करवाएं और बाद में खुद बैटिंग करें, जिससे कि थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस में आप अपने आप को टेस्ट करें। ये वो वाली बात नहीं है, एशिया कप जीतना तो खैर हमारा एम है, लेकिन हमारे सामने बिगर पिक्चर है। पाकिस्तानियों की तरह बिहेव करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं आज क्या होगा। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।